अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.1 मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर। अच्छा, मैं 5.2 कर चुका हूँ पहले ही आपके लिए, और मैंने 5.1 नहीं किया था। मैंने कहा था कि 5.1 इंपॉर्टेंट नहीं है, 5.2 ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में वो सवाल बनाएंगे तो 5.2 से बनाएंगे, वही कंडीशन दी हुई है। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा कि आप 5.1 भी सॉल्व कर दीजिए, तो मैं 5.1 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं। इन तमाम पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये वेक्टर फंक्शन, हमने इस वेक्टर फंक्शन का डोमेन निकालना है। सही है ना। ये चैप्टर 2 में भी था, लिमिट और फंक्शन वाले फॉर्म, वहाँ पे था। चैप्टर नंबर 1 में भी है ये, डोमेन और रेंज निकालने के लिए कह रहा। मैंने नहीं निकाला वहाँ भी, जब करूँगा तो सारे कर दूंगा। कह रहा फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन ये दिया हुआ है 2ti माइनस 3tj प्लस 1/t के। सही है। ये जो फंक्शन दिया हुआ है, वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, ये 3 डायमेंशनल है। इसका आई कंपोनेंट भी है, जे कंपोनेंट भी है, के कंपोनेंट भी है। तो ये एक अलग फंक्शन हो गया, ये एक अलग फंक्शन हो गया, ये एक अलग फंक्शन हो गया। हम तीनों के डोमेन अलग अलग फाइंड करेंगे और तीनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन आ जाएगा। सही है। अगर ये वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया होता, स्केलर फॉर्म में दिया होता, तो एक ही फंक्शन होता, उसका जो डोमेन होता डायरेक्ट लिख देंगे। डोमेन और रेंज दो पर्टिकुलर वर्ड है। डोमेन हम कहते हैं वैल्यू ऑफ एक्स को, और रेंज हम कहते हैं वैल्यू ऑफ वाई को। तो यहाँ रेंज निकालने के लिए नहीं दे रहा। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 में ही है, वहाँ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ भी कुछ यूज़ किए हुए हैं उन्होंने टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि हमने उसका डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। सही है ना। तो फर्स्ट ईयर वाला भी अभी मैंने नहीं किया, वो तो मैं लाजमी करूँगा कि डोमेन और रेंज निकालना है। ये एक MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ये बताया कि 3 फंक्शन दिए हुए हैं। सही है ना। ये अलग कोऑर्डिनेट पे जो है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम पर दिया हुआ है हमारे पास। सही है ना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाता है ये हमारे पास। आई कंपोनेंट अलग होता है, जे कंपोनेंट अलग होता है, के कंपोनेंट अलग होता है। तो ये 3 डिफरेंट फंक्शन है। इसका अलग डोमेन निकालना होगा, इसका अलग डोमेन निकालना होगा, इसका है। तो मैं लिख रहा हूँ डोमेन ऑफ 2t निकालना है, सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सही है ना। डायरेक्ट लिख दूँ, आई कंपोनेंट छोड़ दे, फंक्शन हो गया। या इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, जो है ना, यू, इसको वी, इसको डब्ल्यू, या फिर जी, एफ, एफ एच जी। सही ना, कुछ भी आप कंसीडर कर लें। ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का डोमेन जो है ना, ऑलवेज भी इक्वल टू रियल नंबर होता है। सही है ना। ये हो गया हमारे पास डोमेन ऑफ 2t आ गया। अब डोमेन ऑफ निकाले हम 3t। साइन वाइन की ज़रूरत नहीं है, ये भी लीनियर फंक्शन है, इसका भी डोमेन हो गया है। और ये अब हमने इसका डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ 1/t। यहाँ पे अगर मैं t की जगह 0 पुट कर दूँ तो 1/0 इनफाइनाइट होता है, यानी t 0 पर फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बाकी कुछ भी हम पुट करें तो रिजल्ट दे देगा वो। तो डोमेन वैल्यू ऑफ एक्स को कहते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब डोमेन ऑफ 1/t हो जाएगा रियल नंबर माइनस 0। 0 पुट नहीं कर सकते हम उसमें, एक्सेप्ट 0। 0 के अलावा कुछ भी पुट कर रहे हैं। सही ना। रियल नंबर अगर हम नंबर लाइन में शो करें तो ये 0 है, यहाँ 1 2 3 4 चलेगा, यहाँ -1, ये सारा रियल नंबर होता है। नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और 0 भी। तो यहाँ 0 नहीं है। तो अब हमने निकालना है डोमेन। डोमेन आर ऑफ टी निकालना है। सही है ना। यानी डोमेन निकालना है आर ऑफ टी का। तो आर ऑफ टी 3 फंक्शन पे डिपेंड कर रहा था। तो पहले फंक्शन का डोमेन आया ये इंटरसेक्शन, दूसरे फंक्शन का डोमेन आया ये इंटरसेक्शन, तीसरे फंक्शन का डोमेन आया ये एक्सेप्ट 0। ठीक है जी। इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आ जाएगा। उसका इंटरसेक्शन इसके साथ निकालेंगे तो इंटरसेक्शन सब सेट होता है ना, यानी सारे ये सब सेट है इसका। इसमें तो 0 भी है, इसमें 0 नहीं है। तो हमारे पास डोमेन ऑफ ये आ जाएगा हमारे पास एक्सेप्ट 0। ये आंसर हो जाएगा। पहले पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 डोमेन कह रहा निकालने के लिए। क्लियर हुआ। इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसके बहुत सारे सबसेट बना लें, ए बी सी डी। सही है ना। तो वो सबसेट है। ए में अगर हम 2 एलिमेंट लिख दें, तो अगर हम यू के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे ए का, तो वो जो 2 एलिमेंट है वही आएंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है इनसे कम है,
तो ये रिजल्ट में आएगा हमारे पास। इसका पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 यहाँ नीचे कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में वो कह रहा कि आर ऑफ टी दिया हुआ है साइन टी आई प्लस कॉस टी जे माइनस प्लस टेन टी के। ठीक है जी, यहाँ पे 3 फंक्शन है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसका अलग डोमेन निकालना होगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे डोमेन ऑफ साइन साइन टी। सही, तो साइन टी का डोमेन भी हमारे पास रियल नंबर ही होता है। डोमेन ऑफ कॉस टी, ये फर्स्ट ईयर में है सारा, चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 में, इसका भी रियल नंबर होगा। अब हमने निकालना है डोमेन ऑफ टेन टी। सही है ना, टेन टी इक्वल होता है साइन टी ओवर कॉस टी। तो फ्रैक्शन में आ गया, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो होगा तो फिर जो है ना वही अनडिफाइंड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने कहा जीरो पुट करेंगे तो। सही है ना, ये जीरो कब होगा, कॉस 90 पे जीरो होगा। सही है ना, कॉस 90 पे जीरो होगा, 90 में 2 पाई ऐड कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 5 पाई बाई 2 पे जीरो होगा। सही है ना, फिर उसके बाद जो है ना 9 पाई बाई 2 पे जीरो होगा, फिर उसके बाद हमारे पास साढ़े, ये होता चला जाएगा, बहुत सारे नंबर है। तो इसका मतलब इसका डोमेन आएगा रियल नंबर माइनस, इसे हम कहेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ जो भी आएगा इसका पाई बाई 2 का, किसका, पाई बाई 2 का, और वेयर n बिलोंग्स टू z, इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो ये सारे नंबर इसमें नहीं है, ऑड मल्टीपल ऑफ, अब यहाँ n की जगह 0 पुट करेंगे 1 पाई बाई 2 आ जाएगा, कॉस 90 0 होता है। n की जगह 1 पुट करेंगे 2 1 2 और 1 3 पाई बाई 2 आ गया, 3 पाई बाई 2 कॉस 3 पाई बाई 2 भी 0 होता है। n की जगह 3 पुट करेंगे 3 3 6 और 1 7 पाई बाई 2 पे भी 0 होता है, ये सब पे 0 होता चला जाएगा, तो ये सारे निकल जाएंगे। अब हमें निकालना है डोमेन ऑफ आर ऑफ टी। तो साइन टी का डोमेन आ गया रियल नंबर, इंटरसेक्शन कॉस टी का भी डोमेन आ गया हमारे पास रियल नंबर। ठीक है जी, इंटरसेक्शन टेन टी का हमारे पास डोमेन आ गया 2n+1 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई पाई बाई, सॉरी, रियल नंबर माइनस 2n+1 डिवाइडेड बाई 2n+1 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू z लिख देंगे। अब हमने इंटरसेक्शन निकालना है, जाहिर सी बात है इन दोनों का तो सेम आएगा, आ रहेगा। ये छोटी वैल्यू है इससे, ये सबसेट है इसका, तो ये जिस तरह यहाँ पे ये सबसेट था इसका, तो ये आंसर आया था, तो ये भी सबसेट है, ये आंसर आ जाएगा 2n+1 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2। चाहे तो आप यहाँ लिख लें वेयर n बिलोंग्स टू z, ये आ गया डोमेन, डोमेन ऑफ आर ऑफ टी आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ है हमारे पास आर ऑफ टी दिया हुआ है 1 माइनस टी, आर ऑफ टी 1 माइनस टी आई प्लस अंडर रूट टी जे प्लस 1/t² के। यहाँ भी 3 फंक्शन हो गए, 3 डायमेंशन में दिया हुआ है ना, ये अलग फंक्शन हो गया, ये अलग फंक्शन हो गया, ये अलग फंक्शन हो गया। सॉल्व करें, डोमेन ऑफ 1 माइनस टी, रियल जो है लीनियर फंक्शन है, रियल नंबर, डोमेन ऑफ अंडर रूट टी। सही है, ये रूट में है, इसमें अगर हम माइनस की वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेटर में, रूट के अंदर माइनस की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, वो दे देगा मैथ एरर, यानी नेगेटिव वैल्यू यहाँ नहीं होगी, यहाँ जब भी होगी ये रिजल्ट देगा पॉजिटिव वैल्यू की।
तो 0 0 √0 0 होता है, 1 √1 1 होता है, √2 की भी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट में, मल्टीपल जो भी आ जाए। तो यहाँ पर रियल नंबर में जो वैल्यू बचेगी वो प्लस, मैंने बताया था ना कि अगर नंबर लाइन में अगर हम रियल नंबर को प्लॉट करें तो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो ये वाला पोर्शन आया, और इस वाले में ये वाला पोर्शन भी है और ये वाला पोर्शन भी है, दोनों है रियल नंबर। और इसको निकालेंगे डोमेन ऑफ 1/t²। सही है ना। तो वही बात आ गई कि अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूंगा तो अनडिफाइंड होगा, तो इसका मतलब इसका आ जाएगा एक्सेप्ट 0। अब हमने निकालना है डोमेन ऑफ आर ऑफ टी, फंक्शन ये दिया हुआ है। आर ऑफ टी डिपेंड कर रहा 1 - t पे, इसका डोमेन आया रियल नंबर, इंटरसेक्शन इसका रिजल्ट आया प्लस रियल नंबर यानी पॉजिटिव रियल नंबर, इसका रिजल्ट आया पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 0। सही है जी। इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इसमें सिर्फ 0 नहीं है, नेगेटिव वैल्यू भी सारी हैं पॉजिटिव वैल्यू भी सारी हैं, सबसे छोटी वैल्यू ये है। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन आर ऑफ टी का आ जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। ठीक है जी। पार्ट 4 में वो कह रहा हमारे पास cos t माइनस cot t प्लस cosec t, g ऑफ t फंक्शन दिया हुआ है, g ऑफ t cos t प्लस cot t जी cos t माइनस cot t है प्लस cosec t के। ठीक है जी के। इसका भी हमने डोमेन निकालना है गिवन फंक्शन का, पूरे फंक्शन का। फंक्शन 3 फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, आई कंपोनेंट अलग जे कंपोनेंट अलग। तो हम पहले निकालें डोमेन ऑफ cos t, अभी हम निकाल के आए रियल नंबर, डोमेन ऑफ cot t, cot इक्वल होता है cos ओवर साइन के, वही बात है, ये 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो साइन 0 किस पर होता है, 0 पर होता है, पाई पर होता है, 2 पाई पर होता है, 3 पाई पर होता है। तो इसका डोमेन आ जाएगा हमारे पास रियल नंबर माइनस मल्टीपल ऑफ n पाई। सही है ना, हम इसे लिख देंगे मल्टीपल ऑफ वेयर n बिलोंग्स टू वही इंटीजर 0 1 2 -3 इस तरह पुट करेंगे। तो इसका डोमेन ये आ गया, जिस तरह इसका डोमेन ये आया था, क्योंकि 10 था, 10 साइन ओवर कॉस होता है, कॉस जहाँ जहाँ 0 होगा, कॉस सिर्फ 90 पर ही 0 नहीं होगा, 3π/2 पे भी 0 होगा, 7π/2 पे भी 0 होगा, 9π/2 पे भी 0 होगा, 11 सब पे 0 होता चला जाएगा। तो एंड इन्फाइनाइट तक ये वैल्यू जाएगी हमारे पास। तो इसी तरह ये है, इसी तरह डोमेन ऑफ कोसेक टी, तो कोसेक टी इक्वल होता है 1/sin t के, वही साइन जहाँ जहाँ 0 होगा वो हमारे पास हो जाएगा। तो यही आ जाएगा हमारे पास रियल नंबर माइनस n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो हमने निकालना है डोमेन ऑफ g ऑफ t, तो ये आया रियल नंबर इंटरसेक्शन, ये आया रियल नंबर माइनस n पाई इंटरसेक्शन, ये भी आया रियल नंबर माइनस n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो जाहिर सी बात है ये तो फुल सेट है, ये कम है, इसका सब सेट हो गया। तो रिजल्ट ये आ जाएगा रियल नंबर माइनस n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ही आ गया। ये पहला सवाल था जिसमें हमें डोमेन निकालना था। सही है ना। ये 12.1 में भी पहले क्वेश्चन नंबर 1 में यही सारा दिया हुआ है। दूसरे पार्ट में तो वो कह रहा है कि जो ना फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, इवन और ऑड निकालना है। थर्ड पार्ट में पीरियड निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है हमारे पास, कह रहा है कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट t इज इक्वल टू 0। हमने लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालना है t इज इक्वल टू 0 पे। ये वेक्टर फंक्शन है, स्केलर नहीं है, लिहाजा इस पर अलग ही, यानी ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, सारे डायरेक्शन अलग है हमारे पास, 3 डायमेंशन में दिया हुआ है। सब पर अलग अलग लिमिट अप्लाई करके सबको सॉल्व करना होगा, या तो मैं सबको अलग अलग लेकर लिमिट अप्लाई करके सॉल्व कर लूँ या डायरेक्ट सॉल्व कर लूँ। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ।
तो लिमिट दिया हुआ है। अच्छा, लिमिट के सवाल हम चैप्टर 2 में सॉल्व करके आ चुके हैं। सेम लाइक दिस उसी तरह सॉल्व होगा, लिमिट जिस तरह ऑपरेट होता है। मैंने आपको बताया था कि जो सवाल दिया हुआ है सबसे पहला काम ये होता है कि हम उस पर लिमिट अप्लाई कर दें। अगर उस पर लिमिट अप्लाई करने के बाद मैंने कहा था आपके पास ये रिजल्ट आता है, ये कहलाता है अनडिफाइंड फॉर्म। उस सूरत में उस फंक्शन को हमें सॉल्व करना पड़ता है। इसमें कहीं जीरो नहीं लिखा है मैंने, इसका मतलब जीरो आंसर है। और अगर ये फॉर्म ना आए तो वो आंसर हो जाता है, और अगर ये फॉर्म आए तो फिर उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ भी आप देखिए, यहाँ पे जे कंपोनेंट के साथ जो फंक्शन दिया हुआ है उस पर अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूँगा तो वो जीरो ओवर जीरो आ जाएगा। हम करके देख रहे हैं इसे, लिमिट अप्लाई कर दें। आइए, टी टेंस टू जीरो या अप्रोच टू जीरो कह लें, कुछ भी कह लें आप इसे, जी लिमिट ठीक है जी। इस पर मैं अप्लाई करूंगा जीरो, तो ई रेस टू दी पावर जीरो का मतलब वन, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया। इस पर भी अप्लाई करूंगा तो वन ओवर वन आ जाएगा। ये प्रॉब्लम कर रहा। अगर मैं टी की जगह जीरो पुट कर दूंगा तो अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थ्री, जीरो बचेगा ऊपर और नीचे भी जीरो बचेगा, अनडिफाइंड फॉर्म। इसे सॉल्व करना होगा। तो पहले मैं इसे सॉल्व कर लूँ, इन सबको साथ साथ चला रहा हूँ, फिर एक साथ में लिमिट अप्लाई कर दूंगा। ये पोलिनोमियल फॉर्म है, इसको सॉल्व करने के लिए हम वही करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अनडिफाइंड फॉर्म खत्म हो जाएगी। माइनस थ्री दिया हुआ है, रूट थ्री, कॉन्जुगेट ऊपर वाले का लेंगे, जे लिमिट टी टेंस टू जीरो। टी टेंस टू जीरो का मतलब वही है कि टी की मंजिल हमारे पास जीरो है, जीरो तक जा रहा है ये अप्रोच टू जीरो कहते हैं। भाई नुमरेटर नुमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब एज इट इज। नुमरेटर नुमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। मैं ज़रा डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं चाह रहा हूँ इसी बोर्ड पे हो जाए। ये वन टाइम माइनस में लिखा हुआ है, वन टाइम प्लस में लिखा हुआ है, तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ये आ जाएगा थ्री टी प्लस रूट थ्री, जी टी टेंस टू जीरो, वन ओवर नाइन्टी प्लस वन इंटू के। आइए इसका स्क्वायर करेंगे रूट से बाहर, थ्री प्लस टी प्लस रूट थ्री, जी 90 प्लस वन इंटू के। ये प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल, टी से ये थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये बचा हमारे पास। अब अनडिफाइंड फॉर्म खत्म हो गई, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं हम। ये बचा, ऊपर बचा वन, नीचे बचा थ्री इंटू अंडर रूट थ्री प्लस टी प्लस रूट थ्री, जी प्लस लिमिट टी टेंस टू जीरो, वन ओवर नाइन्टी प्लस वन इंटू के। कर दें अप्लाइंग लिमिट, टी टेंस टू जीरो। तो अब जहाँ जहाँ टी नज़र आ रहा वहाँ जीरो पुट कर दें, तो ये हो जाएगा ई की पावर जीरो माइनस वन इंटू आई। यहाँ अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई थ्री इंटू अंडर रूट थ्री प्लस जीरो प्लस रूट थ्री, जे प्लस वन डिवाइडेड बाई नाइन इंटू जीरो प्लस वन इंटू के। ई रेस टू दी पावर जीरो का मतलब वन, वन माइनस वन, ये हो गया वन इंटू थ्री, ये आ जाएगा रूट थ्री प्लस रूट थ्री, जे
प्लस ये हो गया 0 + 1 के, ये तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया। ये बचा √3 इंटू √3 आ जाएगा 2 टाइम √3 जे प्लस 1/1 इंटू के, 1/1 का मतलब 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6√3 जे प्लस के। ये आ गया लिमिट ऑफ द फंक्शन जो हमें निकालना था, आर ऑफ टी। ये आंसर हुआ। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है और क्वेश्चन नंबर 2 करके आया बस, अगर देंगे तो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 फंक्शन दिए हुए हैं वेक्टर फॉर्म में, एक u दिया हुआ है, एक v दिया हुआ है और तीसरा स्केलर दिया हुआ है h। और हमें कह रहा है कि जो है ना फाइंड द फॉलोइंग, हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, लिमिट निकालनी है सबकी। तो क्वेश्चन नंबर 3 u दिया हुआ है हमारे पास, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। u दिया हुआ है हमारे पास t² i - 2j, v दिया हुआ है हमारे पास, v दिया हुआ है हमारे पास 2ti - 5k, और h दिया हुआ है, स्केलर फंक्शन है, कह रहा है 3t के इक्वल है, इज अ स्केलर फंक्शन। देन फाइंड द फॉलोइंग, हमने इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है लिमिट t टेंस टू 0 t टेंस टू 0 लिखा हुआ है u ऑफ t प्लस v ऑफ t। ये जाहिर सी बात है, ये t पे डिपेंड किया हुआ है तो उसने इस तरह लिखा हुआ है। ये दिया हुआ है, ये फाइंड करते हैं, लिमिट अप्लाई करना है हमें। हम इस पर अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, इस पर अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, दोनों को फाइंड कर सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों को पहले ऐड कर लें, फिर उसके बाद जो है ना हम वैल्यू फाइंड कर लें। तो ऐड कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है हमारे पास। सेपरेट भी आप लिमिट फाइंड कर सकते हैं। u ऑफ t दिया हुआ है t² i - 2j प्लस v ऑफ t दिया हुआ है 2ti - 5k। ओपन कर लें इसे, t² i - 2j प्लस 2ti - 5k। ये दोनों आई कंपोनेंट वाले फंक्शन है, इनको एक तरफ कर लें और आई कॉमन ले लें। t² i प्लस 2ti - 2j बच गया -5k बच गया। इन दोनों में से आई कॉमन ले लें, ये हो जाएगा t² प्लस 2t, आई कंपोनेंट -2 जे कंपोनेंट -5k कंपोनेंट। मैं ज़रा एक दफ़ा सवाल चेक कर लूँ कि मैंने क्वेश्चन सही उतारा है या नहीं। u दिया हुआ है t² i - 2j, v दिया हुआ है 2ti - 5k, बिल्कुल सही उतारा है मैंने क्वेश्चन। आ जाइए जी, अब अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। t टेंस टू 0 या t अप्रोच टू 0, लिमिट की वही कंडीशन है कि हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अगर अनडिफाइंड फॉर्म आए तो हमें उससे सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं आए तो डायरेक्ट पुट हो जाएगा। t की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 आई कंपोनेंट -2j कंपोनेंट माइनस, यहाँ तो t है नहीं, 5k कंपोनेंट, ये 0 हो जाएगा तो ये बच जाएगा -2j - 5k।
ये आ जाएगा हमारे पास, पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट हमारे पास दिया हुआ है लिमिट t टेंड्स टू 1, और यहाँ दिया हुआ है u ऑफ t डॉट v ऑफ t। सही है ना। अब इन दोनों को हम पुट करते हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है जी, u ऑफ t इंटू टी ऑफ टी। सही है। बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, लिखा हुआ है -2i, ये 2j बचेगा। i कंपोनेंट तो ज़ीरो हो गया, i के साथ दोनों t है हमारे पास, यहाँ भी t है यहाँ भी t है, ज़ीरो पुट जब होगा यहाँ यही बचेगा और ये बचेगा। तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। u ऑफ t दिया हुआ है t स्क्वायर i माइनस 2j डॉट v कंपोनेंट दिया हुआ है 2ti माइनस 5k। हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k इक्वल होता है 1 के, बाकी सारे ज़ीरो होते हैं, i डॉट j ज़ीरो। सही है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कॉस थीटा लगता है, तो ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये आपने फर्स्ट ईयर में करके देखा हुआ है, फिजिक्स में भी और मैथ में भी चैप्टर था वेक्टर के हवाले से। t टेंस टू 1, i डॉट i 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2t i डॉट i, यहाँ लिख देते हैं। अब ये मल्टीप्लाई होगा k से, ज़ीरो हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा i से, ज़ीरो हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा जे के से, डॉट प्रोडक्ट होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये बच गया हमारे पास t टेंस टू 1, ये हो गया t स्क्वायर प्लस 2t, और i डॉट i 1 के इक्वल होता है। लिमिट t टेंस टू 1, ये आ गया t स्क्वायर प्लस 2t। कंडीशन वैलिड है आपके पास लिमिट के लिए, सही ना, कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आएगी हमारे पास, लिहाजा अप्लाई कर दें। t टेंस टू 1, तो यहाँ पुट कर दें 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3। ये आंसर है, ये पार्ट 2 का आंसर है हमारे पास। ठीक है जी। मैंने आपसे कहा कि आप सेपरेट भी कर सकते हैं, इस पर अलग लिमिट अप्लाई कर लें, इस पर अलग, यहाँ भी ये कर सकते हैं, लिमिट अप्लाई कर लें, फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, तब भी हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ लिमिट t टेंस टू 1 और क्रॉस दिया हुआ है हमारे पास। लिमिट t टेंस टू 1 और कह रहा है u ऑफ t क्रॉस v ऑफ t। पहले डॉट था, अब हमने क्रॉस निकालना, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें हम इसका, u ऑफ t क्रॉस v ऑफ t। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें पता है, हम यहाँ लिखते हैं i कंपोनेंट, j कंपोनेंट, k कंपोनेंट। डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालना आसान होता है। u का i कंपोनेंट दिया हुआ है t स्क्वायर, j कंपोनेंट दिया हुआ है -2, और k कंपोनेंट वहाँ है नहीं, ज़ीरो लिख देंगे। v का i कंपोनेंट दिया हुआ है 2t, j कंपोनेंट है नहीं, ज़ीरो लिख देंगे, और k कंपोनेंट दिया हुआ है -5। इसे सॉल्व करना है i, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, बच गया -2 0 0 -5 माइनस j, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, बच गया t स्क्वायर 2t 0 -5 प्लस k। पहला पॉजिटिव लेते हैं, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये और ये कैंसिल, t स्क्वायर 2t, और ये आ गया -2 और 0। सॉल्व कर लें, 5 2 ज़ा 10, 0, -5 को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, -5t स्क्वायर, 2t 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0, ये 0 हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का आएगा, 2 2 ज़ा 40 प्लस हो जाएगा, माइनस फार्मूले का है, तो ये बच गया हमारे पास 10i माइनस माइनस प्लस 5t स्क्वायर j प्लस 4t k। ये आ गया u
क्रॉस वी, वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v। वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहाँ पुट करें, लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट दिया हुआ है t टेंस टू 1, ये आ गया हमारे पास 10i प्लस 5t² j प्लस 4t k। अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग लिमिट t टेंस टू 1, तो यहाँ तो t है नहीं, ये एज इट इज रहेगा। 5t की वैल्यू 1, j स्क्वायर है, स्क्वायर कर दें, प्लस 4t की वैल्यू 1, के है, के लिख दें, ये आ जाएगा 10i प्लस 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है, j प्लस 4 1 दा 4k। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है जी, तो ये पार्ट नंबर 3 का आंसर हुआ। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट इसका। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। ठीक है, 3 के ही सारी कंडीशन दी थी। पार्ट 4 में कह रहा है आप कैलकुलेट कीजिए लिमिट t टेंस टू 5, और ये दिया हुआ है h t ऑफ u ऑफ t, ये क्या, इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, इससे पहले भी हम यही सॉल्व करते रहे। अब h जो है ना वो स्केलर है और u जो है वेक्टर है, तो स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, सिंपल अलजेब्रिक मेथड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आफ्टर दिस हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, जिस तरह तमाम पार्ट्स में हम करते रहे। सही ना, पहले पार्ट में जो है ना डॉट प्रोडक्ट था, तो डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला, वो दोनों वेक्टर थे, डॉट प्रोडक्ट उसी सूरत में निकलेगा जब दो वेक्टर क्वांटिटी हो। फिर हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट था, पहले हमने वेक्टर प्रोडक्ट उसका निकाला, देन लिमिट अप्लाई किया। तो अब ये जो है ना स्केलर और वेक्टर है, तो इसे सॉल्व करेंगे। t अप्रोच टू 5, h दिया हुआ है 3t और u दिया हुआ है हमारे पास t² i कंपोनेंट माइनस 2 इंटू जे कंपोनेंट, मल्टीप्लाई कर दें, ये तो हो जाएगा 3t³ माइनस 3 टू द 6tj। अब अप्लाई कर दें लिमिट, क्योंकि यहाँ लिमिट अप्लाई करने से कोई अनडिफाइंड फॉर्म हमें हासिल नहीं होगी, तो अप्लाइंग लिमिट t टेंस टू 5, अप्लाई करने 3, t की जगह लिख देंगे 5 का क्यूब, क्यूब कर दिया हमने, i कंपोनेंट 6, t की जगह लिख देंगे 5 j कंपोनेंट, तो 3, 5 का क्यूब करेंगे 125 i कंपोनेंट, 6 5 जा 30 j कंपोनेंट, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3 i कंपोनेंट माइनस 30 j कंपोनेंट। ये आंसर आ गया आपके पास इसका लिमिट का। ठीक है जी, तो ये पार्ट नंबर 4 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 4। हमने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है, इज कंटिन्यूअस एट, वैल्यू दी हुई है कि इस पर कंटिन्यूअस है, फंक्शन ये दिया हुआ है आर ऑफ टी, वेक्टर फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी, और ये आई कंपोनेंट है, प्लस 10t जे कंपोनेंट, प्लस 1/t के कंपोनेंट, यूनिट वेक्टर के दिया हुआ है। ये कंपोनेंट है, ये यूनिट वेक्टर है, मैं बोलने में गलत बोल जा रहा हूँ, ये कंपोनेंट नहीं है, ये तो यूनिट वेक्टर है जिस डायरेक्शन में है, ये कंपोनेंट उससे पहले वाला है। अच्छा, ये कह रहा है कि इज कंटिन्यूअस एट t इज इक्वल टू π/4। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? कोई फंक्शन कंटिन्यूअस उस सूरत में होगा जब लिमिट, जब वैल्यू, यानी जो कि वैल्यू दी हुई है t की, इस वैल्यू पर हम इस फंक्शन की वैल्यू मालूम करें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हो लिमिट ऑफ द फंक्शन का, यानी हमारे पास, यानी ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन π/4 इक्वल आना चाहिए लिमिट t टेंस टू π/4 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये दोनों इक्वल हो जाए।
कि ये लिमिट, ये वैल्यू हम पुट कर दें, इसमें जो रिजल्ट है वही आफ्टर लिमिट पुट करने के बाद भी वही रिजल्ट है, तो देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस हो जाएगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालें, सही है ना, ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर टी आई यूनिट वेक्टर प्लस 10t j यूनिट वेक्टर प्लस 1/k 1/t और यूनिट वेक्टर k दिया हुआ है, सही है जी। सिंपल वैल्यू पुट करनी है, पुट कर देंगे, तो लिमिट अप्लाई नहीं हो रहा जो हमें सॉल्व करना पड़े फंक्शन को। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तब हम देखते हैं ना कि फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं है। अगर अनडिफाइंड है तो सॉल्व करना पड़ेगा, अगर अनडिफाइंड नहीं है तो विदाउट सॉल्व किए हुए हम जो है ना लिमिट, वहाँ भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, वैल्यू पुट कर दें π/4 साइन π/4 आई यूनिट वेक्टर 10 π/4 यूनिट वेक्टर j प्लस 1/π/4 यूनिट वेक्टर के। साइन π/4 इक्वल होता है 1/√2 के, स्क्वायर है स्क्वायर कर दें। 10 π/4 इक्वल होता है 1 के, और इसको पलट देंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा के। तो ये आ गया 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 आई प्लस जे 1 से मल्टीप्लाई होगा जे, और ये हो जाएगा 4/π के। ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमने निकाल लिया एट गिवन लिमिट पर। अब हम लिमिट अप्लाई कर दें इस पर, लिखें लिमिट t टेंस टू π/4, फंक्शन ये दिया हुआ है। तो लिमिट में ये तो तीन अलग अलग फंक्शन है, ये अलग डायरेक्शन में, ये अलग डायरेक्शन में, सब पर अलग अलग अप्लाई होगा। t टेंस टू π/4 साइन स्क्वायर π/4 आई कंपोनेंट आई यूनिट वेक्टर आई प्लस लिमिट t टेंस टू 4 π/4 10t यूनिट वेक्टर j प्लस लिमिट t टेंस टू π/4 1/t, और ये आ जाएगा कि अच्छा। अब अगर लिमिट अप्लाई करने से पहले हम चेक करते हैं कि अनडिफाइंड फॉर्म तो ना है, इनमें से किसी में भी आप लिमिट पुट कर देंगे डायरेक्ट अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आएगी, रिजल्ट आ जाएगा, लिहाजा डायरेक्ट पुट कर दें। ये हो जाएगा साइन, ये टी दिया हुआ है, मैंने लिमिट यहाँ पुट कर दिया, साइन टी आई है हमारे पास, साइन लिमिट है π/4 स्क्वायर है स्क्वायर कर दें, यहाँ लिख दें अप्लाइंग लिमिट t टेंस टू π/4 या t अप्रोच टू π/4 साइन π/4 स्क्वायर है स्क्वायर कर दें आई यूनिट वेक्टर। अच्छा 10 π/4 j यूनिट वेक्टर, और ये हो जाएगा 1/π/4 k यूनिट वेक्टर। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे t टेंस टू π/4, हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं इस फंक्शन में। साइन π/4 1/√2 स्क्वायर है स्क्वायर कर दें आई प्लस 10 π/4 1 के इक्वल है जे प्लस, और वही बात आ गई, इसको हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/π इंटू के। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, 1 का स्क्वायर 1 होता है आई, जे 1 से मल्टीप्लाई होगा जे, और ये होगा 4/π के। तो आप देखिए लिमिट ऑफ द फंक्शन भी वही आया जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें मिला है। ये रहा वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारे पास और लिमिट ऑफ द, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस लिमिट यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन π/4 है, t इज इक्वल टू π/4 पे इक्वल है लिमिट ऑफ द फंक्शन t टेंस टू π/4 पे सेम है, सही है ना। लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल आ गया, तो हम लिख देंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट t इज इक्वल टू π/4 पे। शो हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये हमारे पास हमने शो करना था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5,
यहाँ भी वो कह रहा है कि शो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट इनफाइनाइट दिया हुआ है उसने, बजाय कोई वैल्यू देने के वो कह रहा है इनफाइनाइट पे। शो दैट द फंक्शन आर ऑफ टी, ये दिया हुआ है फंक्शन 2/ti प्लस टी स्क्वायर t³ t³ माइनस 5 j प्लस 1/e⁻t के इज कंटिन्यूअस एट t टेंस टू इनफाइनाइट। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इसे सॉल्व नहीं करना है हमें, तो जहाँ जहाँ टी नजर आ रहा है इनफाइनाइट पुट कर देंगे, इनफाइनाइट ही आ जाएगा। समथिंग ओवर इनफाइनाइट 0, ये भी 0, ये इनफाइनाइट आ जाएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो वैल्यू तो कोई भी नहीं आएगी हमारे पास, ऊपर भी इनफाइनाइट आ जाएगा, नीचे भी इनफाइनाइट आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी। और ये लिमिट तो है नहीं कि मैं लिमिट से सॉल्व कर लूँ पहले, लिहाजा इसकी वैल्यू जो है ना टी टेंस टू इनफाइनाइट पर नहीं फाइंड होगी। कोई नंबर देता, रियल नंबर देता तो हमेशा हम निकाल लेंगे फंक्शन की वैल्यू उस रियल नंबर पे, लेकिन इनफाइनाइट देगा तो इनफाइनाइट कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, नहीं निकाल सकते उसकी वैल्यू। मैं इसकी लिमिट वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ आपको, लिमिट वैल्यू इसकी आ जाएगी जे। ठीक है जी, तो लिमिट ले लें टी टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ भी पुट करेंगे लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट आई, लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा t³ डिवाइडेड बाई 2t³ माइनस 5 जे प्लस 1 लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट 1/e⁻t के। लिमिट अप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे सॉल्व हो जाएगा। समथिंग ओवर इनफाइनाइट ऊपर कुछ भी हो, हमने लिमिट के सवाल में पढ़ा है, नीचे इनफाइनाइट हो तो इक्वल होता है 0 के, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आती, 0 आ जाता है। तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। e⁻ इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट होता है, 1/इनफाइनाइट वो भी 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट आ जाएगा, चूंकि मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ लिहाजा इसे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैं सॉल्व कर लूँ फिर लिमिट अप्लाई करूँगा। ये सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन में जब अनडिफाइंड फॉर्म आ जाए तो उसको सॉल्व, और लिमिट टेंस टू इनफाइनाइट हो तो हम उसको सॉल्व करने का तरीकेकार यह है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल गिवन है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। तो पावर 3 है तो 3 से हम डिवाइड कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, ये प्लस और ये है जे कंपोनेंट टी टेंस टू इनफाइनाइट 1/e⁻t इंटू के कंपोनेंट। सही है जी, कंपोनेंट नहीं है, कंपोनेंट ये है कि यूनिट वेक्टर है। मैं बस बोल नहीं पा रहा हूँ तो बस के कंपोनेंट कह रहा हूँ मैं। यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट ये है इनके। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बचेगा लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट, और ये आ गया कंपोनेंट 2/t और यूनिट वेक्टर आई है लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट, ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस 5/t³ जे जे यूनिट वेक्टर जे प्लस लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट 1/e⁻t और यूनिट वेक्टर के। अब हम लिमिट अप्लाई कर दें तो 5/इनफाइनाइट का क्यों इनफाइनाइट ही होता है, समथिंग ओवर इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट। याद रहे कि हम इसे कंटिन्यूअस हमने प्रूव करना है, मैं फंक्शन में ये वैल्यू पुट नहीं कर सकता था, कोई सॉल्व ही नहीं होता, इनफाइनाइट आ जाता हमारे पास, कोई वैल्यू ही नहीं आती हमारे पास। सही है, तो इसलिए मैं इसकी सिर्फ लिमिट वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, इनफाइनाइट आर ऑफ टी। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/इनफाइनाइट आई, यूनिट वेक्टर आई, यहाँ अप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 5/इनफाइनाइट जे, यहाँ पुट करेंगे तो 1/e⁻इनफाइनाइट के, ये हो जाएगा 0, 1/2 माइनस 0 जे कंपोनेंट, ये आई है यूनिट वेक्टर आई, ये भी हो जाएगा 1/इनफाइनाइट के।
तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये बच जाएगा 1/2j। सही है। ये लिमिट ऑफ द फंक्शन आ गया, जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी लिमिट मैंने निकाल दी। वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम निकाल ही नहीं पाए। सही है ना। अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन कोई, मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम उसी तरह निकलेगा, उसी सूरत में निकलेगा जब टी की वैल्यू गिवन हो, इनफाइनाइट गिवन ना हो। सही है ना। तो अगर नंबर देता तो ये हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट जो है ना इनफाइनाइट। आंसर हो गया। हमने प्रूफ करना था कि फंक्शन शो करने के लिए कह रहा था, शो तो नहीं हुआ, लेफ्ट भी आता राइट भी आता तब शो होता। तो बस मैंने लिमिट ऑफ द फंक्शन निकाल के आपको दिखा दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हमारे पास फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ टी, हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉलोइंग वेक्टर्स फंक्शन आर कंटिन्यूअस, कह रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, आप सिर्फ वैल्यू निकाल दीजिए कि क्या वैल्यू होगी। तो ये पहला पार्ट दिया हुआ है 6 का पार्ट 1। फंक्शन दिया हुआ है आर ऑफ टी इज इक्वल टू ln टी प्लस 3 कंपोनेंट आई है प्लस 1/t माइनस 1 यूनिट वेक्टर जे है, और t प्लस 2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 4 यूनिट वेक्टर के है। सही है ना। हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फाइंड वैल्यू ऑफ t फाइंड करनी है, और कंडीशन ये दी हुई है सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है जी। तो ये जाहिर सी बात है, 3 फंक्शन है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन। तो मैं लिख रहा हूँ ये पहला फंक्शन दिया हुआ है इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस कब होगा? एट किस पॉइंट पर होगा? लॉग में वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो लॉग वैल्यू नहीं निकलेगी हमारे पास। सही है ना। नेगेटिव आ जाए तो वैल्यू नहीं निकलेगी। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब t प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन -3। ठीक है जी। तो ये फंक्शन उन तमाम वैल्यूज़ पे कंटिन्यूअस होगा जिसमें t ग्रेटर देन -3 हो। सेकेंड फंक्शन पे आ जाए, t माइनस 1, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इज कंटिन्यूअस एट, कब कंटिन्यूअस होगा? जब ये इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये तो जो है ना डिफाइंड हो जाएगा हमारे पास, जो है ना अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/0 का मतलब इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो लिखेंगे कंटिन्यूअस एट कब होगा? जब t माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ t इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी t ये 1 होगा तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। 1 के अलावा कुछ भी वैल्यू पुट कर दें कंटिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा जी, अब लास्ट वाले पे आ जाएं, के वाले पे। तो ये यही टी स्क्वायर माइनस 4 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा हमारे पास। तो ये लिख रहे हैं हम कि टी प्लस 2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 4 इज कंटिन्यूअस एट जब टी स्क्वायर माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। सही है ना। और टी स्क्वायर इक्वल इज नॉट इक्वल टू 4 हो जाए, और टी इक्वल टू टी की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब t ग्रेटर देन -3 होगा। ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब t इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। और ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब t इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो हम सॉल्यूशन सेट में आंसर लिखेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस कब? जब है t ग्रेटर देन -3, t इज नॉट इक्वल टू 1 एंड t इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। और यहाँ लिख देंगे फॉर ऑल t बिलोंग्स टू रियल नंबर। टी किससे बिलोंग करेंगे? सारे के सारे रियल नंबर से। ये 6 का पार्ट 1 हो गया। 6 का पार्ट 2 सेम लाइक दिस, इसी तरह टी की वैल्यू फाइंड करनी है इस कंडीशन के तहत कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस है। यहाँ कर देते हैं 6 का पार्ट 2। सिक्स के पार्ट 2 में कह रहा आर ऑफ टी इक्वल है 1/3t प्लस 1i प्लस 1/t j। वही बात, हमने वैल्यू ऑफ टी फाइंड करनी है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस
है ना, किस पर कंटिन्यूअस हुआ। यहाँ दो फंक्शन है हमारे पास, एक 1/t+1, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सॉल्व करते हुए 1/3t+1 इज कंटिन्यूअस एट कब, जब 3t+1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, 3t इज नॉट इक्वल टू -1 एंड t इज नॉट इक्वल टू -1/3। इसी तरह दूसरे पर आ जाए, 1/t इज कंटिन्यूअस एट कब, जब t इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तो अब सेट फॉर्म में इसका आंसर लिख लें हम, यहाँ लिखेंगे हमारे पास कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब है, जब t इज़ नॉट इक्वल टू -1/3 है एंड t इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ आगे लिख दें फॉर ऑल t बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। ठीक है जी। फंक्शन इस पर कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू आई, हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं सब पर कंटिन्यूअस होगा। यहाँ भी यही कंडीशन है, गिवन कंडीशन से हमने ये वैल्यू निकाली है कि टी की ये वैल्यू होगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, सही है ना। और इसके अलावा जो वैल्यू पुट करेंगे उन सब पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरह चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 5.2 में पहले ही कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन मैंने नहीं किए थे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं थे उस तरह। चलें, बच्चों ने बहुत ज़्यादा वो किया कि सर आप करवा दें, तो मैंने करवा दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।